रेगिस्तान की तपती रेत और हवाओं के बीच आज भी एक ऐसा सन्नाटा दफन है जो सदियों पहले गूंजते ऊंटों के घंटों और व्यापारियों की हंसी से गुलजार था। सिल्क रोड या रेशम मार्ग केवल एक व्यापारिक रास्ता नहीं था, बल्कि सभ्यताओं के मिलन का एक महामार्ग था, जहां से भारतीय मसालों, सूती कपड़ों और दर्शन की खुशबू चीन से लेकर रोम तक पहुंचती थी। लेकिन इसी विशाल रास्ते के किसी कोने में एक ऐसा भारतीय कारवां कहीं गायब हो गया, जिसका सुराग आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। मध्य एशिया के उस बर्फीले और रेतीले विस्तार में, जिसे आज हम तकला मकान मरुस्थल कहते हैं, वहां की रेत की परतों के नीचे ना जाने कितनी कहानियां दफन हैं। दूसरी और तीसरी शताब्दी का दौर था। कुषाण साम्राज्य अपनी पूरी शक्ति पर था। भारतीय व्यापारी, जिन्हें सार्थवाह कहा जाता था, वे केवल माल नहीं ढोते थे, बल्कि वे भारतीय ज्ञान और संस्कृति के दूत थे। कनिष्क के शासनकाल में भारतीय व्यापारियों का वर्चस्व इन रास्तों पर ऐसा था कि कोई भी विदेशी व्यापारी उनके बिना सुरक्षित सफर की कल्पना नहीं कर सकता था। तारीखें ठीक नहीं बताती कि वह काफिला कौन सा था, लेकिन पुरावशेषों और चीनी वृत्तांतों में एक ऐसी घटना का जिक्र मिलता है जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक विशाल कारवां जिसमें सैकड़ों ऊन, कीमती रेशम, दुर्लभ पत्थर और सबसे महत्वपूर्ण ताड़ के पत्तों पर लिखी हुई प्राचीन पांडुलिपियां थीं, वह अचानक रेशम मार्ग के एक ऐसे हिस्से से ओझल हो गया जहां से गुजरना मौत को दावत देने जैसा था। वे व्यापारी पाटलिपुत्र से चले थे, तक्षशिला के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचे और वहां से मध्य एशिया के दुर्गम इलाकों में दाखिल हुए। उनका लक्ष्य था लोपनोर की झील के पास स्थित साम्राज्य, जो उस समय व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था। जैसे जैसे ये व्यापारी लोपनोर की ओर बढ़ रहे थे, मौसम का मिजाज बदलने लगा। वहां के स्थानीय लोग आज भी उस इलाके को मौत का दरवाजा कहते हैं। कहा जाता है कि उस रात एक भयानक रेतीला तूफान उठा था, जिसने पूरे कारवां को अपनी आगोश में ले लिया। जब तूफान शांत हुआ तो ना तो ऊंटों की आवाज सुनाई दी और ना ही व्यापारियों की पदचाप। इतिहास के पन्नों में इसे एक सामान्य दुर्घटना माना गया, लेकिन वर्षों बाद जब पुरातत्वविदों ने उस क्षेत्र की खुदाई की तो कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने इस थ्योरी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। खुदाई में मिली कुछ मूर्तियों के चेहरे भारतीय थे और जो बर्तन वहां मिले वे गंगा के मैदानों में बनने वाली विशिष्ट शैली के थे। रहस्य तब गहरा गया जब यह पता चला कि उस स्थान पर किसी भी प्रकार के संघर्ष या लूट के निशान नहीं थे। अगर कोई लुटेरा हमला करता तो कीमती सामान गायब होता, लेकिन वहां मिट्टी के बर्तनों से लेकर व्यक्तिगत आभूषण तक सब वैसे ही दबे मिले। यह किसी डकैती का मामला नहीं था, यह कुछ और था। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वहां किसी अज्ञात महामारी ने व्यापारियों को जकड़ लिया था, जिसके कारण वे वहीं रुक गए और रेत में दब गए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे उस समय के बदलते भूगोल से जोड़कर देखते हैं। लोपनोर की झील धीरे धीरे सूख रही थी और हो सकता है कि रास्ता भटकने के बाद वे कारवां प्यास और भूख से दम तोड़ गए हों। लेकिन सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि उस कारवां में बौद्ध भिक्षुओं की एक टोली भी थी, जो अपने साथ बुद्ध के अवशेष और महत्वपूर्ण ग्रंथ ले जा रहे थे। उनकी अनुपस्थिति ने भारतीय इतिहास की एक बड़ी कड़ी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। क्या वाकई वे रेत के तूफान में खो गए थे, या फिर वे किसी ऐसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए जिसका दस्तावेजीकरण करना उस समय किसी के लिए संभव नहीं था। आज भी जब हम सिल्क रोड के उन खंडहरों की तस्वीरें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वे व्यापारी हमें कुछ कहना चाहते हैं। उनकी वह गुमशुदगी केवल एक कारवां का अंत नहीं थी, बल्कि ज्ञान के उस प्रवाह का रुक जाना था जो भारत को दुनिया से जोड़ता था। रेशम मार्ग की वह रेत आज भी उन कदमों का इंतजार कर रही है जो शायद कभी वापस नहीं लौट सके। यह इतिहास का वह पन्ना है जो अभी तक पूरी तरह लिखा नहीं गया है, और ना जाने कितने भारतीय व्यापारियों की दास्तां उन बंजर पहाड़ों के पीछे कैद है। ऐसे ही इतिहास के अनसुने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।